मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमस्ते। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांतिसागर महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य प्रातस्मरणीय समंत पुत्र गुरुदेव महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवर सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मोहम्मद ईशा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर महाराज की जय। तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय का पहले पाठ करते हैं। पहले सूत्र से बोलते हैं। प्रश्न शर्करा वालुका कंकणोमतमो महातम प्रभामयो प्रतिष्ठा सप्तारोधः तासप्योषध पंचविंशति पंचदश पंचोनैकनरकशतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारकाणीत्याशुपतरेषा परिणामदेव वेदना विक्रियाः परस्परोदीतदुःखाः संक्लिष्टासुरो विदितदुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्याः तेष्वेकत्रिसप्तदश दशवायुषतित्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीपलग्नोदादयः शुभनामनो द्वीपसमुद्राः द्विर्विष्कम्बा पूर्वपरिक्षेपिनो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृतो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरतहैमवतवैदेहसम्यक् तद्विभागिन पूर्वापरायतानि भवन्महानि निचलनीलरुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः हेमार्जुनतपनीयवैद्यरत्नहेमयाः मणिविचित्रप्रभास्वा उपरि नीले चतुर्विस्ताराः पद्ममहापद्मतीर्थ केसरी महापुण्डरीकपुण्डरिका प्रथमो योजनसहस्रायतः दशयोजनावताहतः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तन्मासिन्यो देव्यः श्रीधुतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमस्तिशयः गंगा सिंधु सीता सितोरा नारी नैकांता सुवर्णरूपा रक्तारक्तोरा सरितस्तन्मध्यगाः द्वयो पूर्वा पूर्वकाः शेषास्त्वपरकाः सूत्र तक हुआ था। कल आपने क्या देखा था? पर्वत के ऊपर सरोवर और सरोवर के ऊपर कमल और कमल के ऊपर देवियों के प्रासाद हैं। उन देवियों का और उन इसका स्वरूप आपने देखा था। और उसमें प्रत्येक क्षेत्र में से नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां निकलती है प्रत्येक क्षेत्र में से? कुल मिलाकर के 14 नदियां हैं। लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में कितनी नदियां निकलती हैं? 2-2 नदियां निकलती हैं। और उसमें से पहली नदी कहाँ है? कौन से समुद्र में जाती हैं? गंगा आदि जो पहली नदियां हैं वो पूर्व
का परिवार कितना है वो भी अपने देखा था करके। पहली जो नदी है गंगा सिंधु, उसमें कितनी परिवार नदियां हैं? 14,000 गंगा सिंधु से की परिवार नदियां 14,000 है। और आगे आगे की जो नदियां हैं उनके कितने हैं परिवार? 28,000, 56,000, 3,00,000, 12,000। कहाँ तक जाना? कहाँ तक जाना है इसे? विदेश क्षेत्र, विदेश क्षेत्र की जो नदियां हैं वहाँ तक दोगुना करते जाना है। हाँ, सीता सीतुलर फिर हो गई 14,000। वो आगे बताएंगे। इतना अभी बताया था। गंगा सिंधु आदि का परिवार नदियां जो है वो 14,000 है, इतना बताया था। अब आगे बाकी का बताएंगे। नदिया शब्द से दुगुना भी संबंध लगाना है, सब बताएंगे। अब आगे जो क्षेत्र बताए हैं उसका विस्तार कितना है बता रहे हैं। दक्षिण उत्तर, इधर नहीं बता रहे, दक्षिण उत्तर का वो बता देंगे। भरत क्षेत्र आएगा, बीच में विजात पर्वत है, भरत क्षेत्र। इसका विस्तार कितना है ये बताएं। ये दक्षिण और उत्तर है ना, ऐसे। तो इस प्रकार आगे आगे के क्षेत्र हैं। आगे भरत क्षेत्र के बाद क्या है? पर्वत है। ये विस्तार कितना है बताएं। सूत्र बोलते 24 नंबर का सूत्र है। भरत षड्विंश पंच विंशति है ना, तो मुझे याद विंशति है, इसमें विंश लिखा है। भरत षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार षट्चैकोण विंशति भागा योजनस्य इसमें उन्होंने षड्विंश ही लिया है। पंच योजन शत विस्तारा षट्चैकोण विंशति भागा योजनस्य। आपके इसमें क्या षड्विंश थी, लेकिन इन्होंने पाठ सर्वाधिकार में षड्विंश लिया है। 26 लेना है तो षड्विंशति अधिका एषुतानि षड्विंशानि, ऐसा समास किया उसका। षड्विंशति जिसमें अधिक है ऐसा वह षड्विंशानि ऐसा लिखा। और षड्विंशानि पंचयोजन शतानि विस्तारा, ऐसे षड्विंश पंचयोजन शत विस्तार। वो समास में उन्होंने तीन निकाल दिया है उसका, विंश कर दिया है। अब चलो बोलो मोठे म्हणाला ना। भरत षड्विंशति पंचयोजना शत विस्तारा षट्चैकोण विंशति भागा योजनस्य। भरत षड्विंशति पंचयोजना शत विस्तारा षट्चैकोण विंशति भागा योजनस्य। तुम्ही म्हणायचं चैकोण विंशति षट्चैकोण विंशति भागा। क्या बता रहे हैं? भरत क्षेत्र उसका विस्तार कितना है? षड्विंश पंचयोजन शत विस्तार। 26 जिसमें अधिक है ऐसे 500 योजन, मतलब 526 योजन विस्तार है इसका भरत क्षेत्र का, ऐसा विस्तार। इतना है 526 योजन। और ऊपर है इतना पूरा नहीं हुआ, उसके ऊपर अपूर्णांक बोलते हैं ना, षट्चैकोणविंशति भागा। 6/19 भाग, एक विंशति मतलब 21 हो गया, षड्विंशति मतलब 26 हो गया। और यहाँ पर
एक ऊनविंशति, विंशति का अर्थ 20 होता है और उसमें एक कम, तो कितना हुआ है 19, 6/19 भाग। किसका 6/19 भाग लेना, योजन से, योजन का मतलब 526 योजन, 6/19 योजन, 526 सही 6/19 योजन। इतना विस्तार किसका है, भरत क्षेत्र का है। ये कैसे आया इतना, 526 सही 6/19 योजन, इसका विस्तार यहाँ से यहाँ कितना कैसे आ गया, तो उसको निकालने का रीत ऐसा है कि आगे बताने वाले आगे के सूत्र में 25 नंबर का सूत्र आएगा, तद द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विद्यमानता। आगे आगे के जो पर्वत और क्षेत्र है वे दुगुने विस्तार वाले, तो भरत क्षेत्र का जितना विस्तार होगा उसको पढ़ लेते हैं अपन दोनों को, वो सूत्र पढ़ लेते हैं फिर उसको निकालते हैं। 25 नंबर का सूत्र है, इसमें क्या बताया, केवल भरत क्षेत्र का विस्तार बताया, दक्षिण उत्तर, पूर्व पश्चिम नहीं बताया, वो अलग अलग आता है। तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः पीछे पीछे एक मिनिट में चलना सांगते नाही म्हणायचं, ज्यांचा नंबर झालाय ते पुढचे घ्यायचे, पुढे विस्तारा म्हणायचं, विस्तारा विसर्ग नाही येत, विस्तारा पिछले सूत्र में भरत क्षेत्र का विस्तार बताया था, अब उससे उस भरत क्षेत्र के विस्तार से दुगुने विस्तार वाले क्या है, वर्ष दर वर्षा। वर्ष दर का अर्थ क्या किया था, वर्ष मतलब एक साल नहीं, वर्ष किसके लिए उपयोग करते हैं अपन, काल के लिए, लेकिन यहाँ पर वर्ष मतलब काल नहीं लेना है, एक वर्ष मतलब क्षेत्र, वर्ष का अर्थ होता है क्षेत्र, भरत आदि क्षेत्र है उसके लिए वर्ष शब्द का प्रयोग किया है। और क्षेत्र को धारण करने वाले कौन होते हैं, पर्वत, इसलिए वर्ष मतलब पर्वत और वर्ष मतलब क्षेत्र, तो वर्ष धर वर्षा, हाँ पहले पर्वत लिया क्योंकि भरत क्षेत्र का बताया है, तो भरत क्षेत्र के बाद क्या आएगा, पर्वत, पर्वत के बाद क्या आएगा, क्षेत्र, क्षेत्र के बाद पर्वत। तो इस प्रकार जो आगे आगे क्षेत्र और पर्वत और क्षेत्र हैं वे दुगुने विस्तार वाले। कहाँ तक गया दुगुना विस्तार, विदेहान्ताः, विदेह पर्यंत, विदेह क्षेत्र पर्यंत ये पर्वत और क्षेत्र जो है उनका विस्तार दुगुना है। तो भरत क्षेत्र का जितना है उससे भरत के बाद कौन सा आता है, पर्वत आएगा ना, हिमवत पहला पर्वत आएगा, भरत क्षेत्र उसके ऊपर क्या आएगा, हिमवान पर्वत आएगा, ऊपर की आकृति मिल गई भरत, जिसके बाद क्षेत्र कौन सा आएगा, हिमवत, फिर पर्वत आएगा महाहिमवान, भरत आएगा हिमवत, विदेह यानी हरे आएगा ना, हिमवन महाहिमवन निषद पर्वत, उसके बाद विदेह क्षेत्र। ये बीच तक गया अपन, जो जम्बूद्वीप है ना उसके विदेह क्षेत्र बीच में है, तो उसका विस्तार जो है ये भरत क्षेत्र का जितना है
उससे इससे अपन अपने बड़ा निकाला, लेकिन ये छोटा इधर आएगा, ये ऐसा समझो। ये 526 है और ये पर्वत इतना बड़ा है, तो इसका जितना विस्तार इससे दुगुना विस्तार इसका है। उसके मतलब भरत क्षेत्र का 526 बताया था, उससे दुगुना, और ऊपर क्या था 6/19 था। फिर इसके ऊपर जो हिमवान पर्वत आएगा उसका विस्तार इससे दुगुना आएगा, तो 526 की दुगुना करेंगे तो 1052 और 12/19 आएगा। योजन लगाना सबके आगे, इतना योजन है। फिर उसके ऊपर हिम्मत है, अपन नकाशा निकालते समय ऐसा निकाल नहीं सकते, क्योंकि दुगुना दुगुना करते जाएंगे तो नकाशा निकाल ही नहीं सकते, बहुत बड़ा हो जाता है। निकालते समय भरत एक बड़ा दिखाई जाता है और बाकी के छोटे छोटे दिखाई जाते हैं। हिमवत क्षेत्र इससे दुगुना है, तो 2104 नहीं 5 हो जाएगा, 12 गुना 12 के दुगुना हो जाएगा 24, तो उसमें से 19 आएगा तब एक गुना हो जाएगा योजन, और 5 योजन ऊपर रह जाएगा, तो 2105 और 5/19 आएगा। फिर इससे दुगुना 4210 10/19 आएगा। दुगुना दुगुना करो उसका, फिर इसका दुगुना करेंगे 84, तो ये 10 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, दुगुना करेंगे तो, और ये 20 10 का 2 गुना 20 है, उसमें एक मिल जाएगा, तो 8421 सही एक रह जाएगा ऊपर 1/19 में। इसका दुगुना करेंगे 16,00,000 इसका 84 का दुगुना करेंगे तो 168 आएगा, और 42 होगा ना, 2/, इसका दुगुना करेंगे 2/19, और इसका दुगुना करेंगे तो विजय क्षेत्र का 32,033 हो जाएगा। 33,684 4/19, मतलब एक भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र कितना गुना हो गया, 526 गुना, ये 64 गुना हो जाता है, 66 गुना हो जाता है भरत क्षेत्र से। और वहाँ पर एक विदेश क्षेत्र में 32 विदेश हैं, तो एक 32 विदेश क्षेत्र भी भरत क्षेत्र से बड़ा है, क्योंकि ये 64 गुना है और वो एक क्षेत्र 32 क्षेत्र है उसमें, और ऐसा तो विस्तार ज्यादा ही है, 1 लाख है ना वो, इसका खाली एक कम है ये विस्तार, ऐसा इसका तो 1 लाख योजन विस्तार है विदेश क्षेत्र का। अब यहाँ पर ये 526 निकालना कैसे, ये कैसे आ गया, तो यहाँ जितना भरत क्षेत्र का है ना उसको 1 गुणकार मानो, 1 शलाका मानो, और मतलब अपन जो ये जम्बूद्वीप का है वर्तुल, उसका विस्तार कितना है 1 लाख योजन है। कहीं से भी वर्तुल जो होता है वर्तुल का इधर से इधर देखो व्यास उतना ही आएगा, इधर से इधर देखो तो उतना ही आएगा, इधर से इधर देखो तो उतना ही आएगा, इधर से इधर देखो तो उतना ही बनता है। कहीं से भी देखो एक ओर से दूसरी ओर तक विस्तार समान आएगा, तो वो कितना है 1 लाख योजन है। अब यहाँ भरत क्षेत्र चालू होते हैं, यहाँ तक पूरा क्षेत्र और पर्वत है, तो 1 लाख योजन विस्तार में है, तो इसमें से एक भरत क्षेत्र का 1 शलाका मानो उसको 1 प्रमाण,
और उससे दुगुना आगे का पर्वत है, उससे दुगुना आगे का क्षेत्र है। तो सबकी शलाका करो कितनी होती है। तो यहाँ पर भरत क्षेत्र की एक शलाका, उससे उतनी ही शलाका उसके दो दुगुना है तो 2 शलाका हो जाएगी। हिमवंत पर्वत की 4 शलाका, हेमवत क्षेत्र की महाहिमवंत पर्वत की, मैं नीचे देखती हूँ अभी थोड़ा 8 शलाका, और गिरहरी की 16 शलाका, निषद पर्वत की 32 शलाका और विदय क्षेत्र की 64 शलाका है। अब उधर जो विदय क्षेत्र के उस पार है तो इधर जैसा है वैसा ही उधर का प्रमाण है। तो विदय क्षेत्र के उधर जो क्षेत्र और पर्वत है उनकी शलाका कितनी हो जाएगी? पुनः आधा आधा करते जाएंगे ना, मतलब इतना लेंगे ये सब। विदय क्षेत्र के उधर जो क्षेत्र और पर्वत आएंगे उनकी ये इतनी शलाका होगी, नील की 32, फिर उसके बाद जो क्षेत्र आता है उसकी 16, उसके बाद पर्वत है उसकी 8, उसके बाद क्षेत्र है उसकी 4, पुनः पर्वत की 2 और ऐरावत क्षेत्र की 1। इस प्रकार विदय क्षेत्र के उत्तर में ये शलाकाएं होती हैं। शलाका का एक प्रमाण, मतलब जितना विदय क्षेत्र भरत क्षेत्र का विस्तार का प्रमाण है वो एक प्रमाण माना, उससे दुगुना आगे के पर्वत का है, उससे दुगुना आगे की। तो जैसे अपने 10 की 1 शलाका माना और आगे की 2 शलाका है दुगुनी है तो उसकी 20 शलाका हो जाएगी, और आगे की तो उससे दुगुनी तो 40 शलाका हो जाएगी, 40 प्रमाण हो जाएगा उसका, तो 4 शलाका हो जाएगी। तो इसका अपन जोड़ करेंगे, यहाँ कितना हो गया, उधर का ये 32 और उसका अलग करो, 64 अलग करो, ये 32 ये 64 के बाद नहीं मिलाएंगे अपन। 2 और 6 8 8 और 16 16 और 4 20 20 और 2 22 और 1 23, अच्छा 2 2 और 1 3 और 3 6 63 इधर विदय क्षेत्र की इधर की शलाका होगी, उधर विदय क्षेत्र की उधर की शलाका भी 63 हो जाएगी। तो इसमें 63 मिलाओ और विदय क्षेत्र की 64, 3 और 3 6 और 4 10, अच्छा 1 6 और 6 12 और 18 और 1 19, तो कितने शलाका हो गई कुल टोटल? 190 हो गई ना। तो 190 भाग करेंगे इसमें, उसमें से 1 भाग भरत क्षेत्र आएगा, क्योंकि भरत क्षेत्र की शलाका 1 है। पूरे जम्बूद्वीप के 119 खंड की है, 190 खंड की है, उतना 1 खंड का प्रमाण जो होगा वो भरत क्षेत्र का विस्तार आएगा। तो इसलिए 1,00,000 योजन में 190 का भाग देंगे तो भरत क्षेत्र का विस्तार आता है। इसमें किसका भाग देना है? 526 का, नहीं 190 का, एक 0 कर 19 का दे देंगे। 190 का भाग देना है तो उसमें 0 0 गया, इसका 0 और इसका 0 गया, तो 19 का भाग दे दो, तो 19 5 95, 19 का 5 का भाग जाएगा 5 19 2 38, शेष लगा 12, ऊपर से 0 लिया, 19 छक्क 114, कितना शेष रहा 6। इसलिए कितना आया भरत क्षेत्र का विस्तार? 526 सही 6/19 आया।
मतलब एक भरत क्षेत्र का विस्तार ऐसा निकालना है। आगे एक सूत्र आने वाला है। ये भरत क्षेत्र कितनेवा भाग है? पूरे जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। ऐसा आने वाला है। इसे 1 लाख योजन में 190 का भाग दिया तो भरत क्षेत्र का विस्तार आता है 526 सहित 6/19। तो क्या बताया कि भरत क्षेत्र के विस्तार से आगे के पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार विदेह पर्यंत दुगुना है। फिर विदेह के बाद जो पर्वत और क्षेत्रों का कितना विस्तार है वो बताने के लिए आगे का सूत्र कहाँ है? उत्तरा दक्षिण तुल्याः। उत्तरा मतलब उत्तर पर्वत और क्षेत्र। उत्तर की ओर जो पर्वत और क्षेत्र है नीलादि पर्वत और हरि विदेह रम्यक ऐरण्यवत ऐरावत एक क्षेत्र। इनका विस्तार कितना है? तो दक्षिण तुल्याः सूत्र बोलना है। उत्तरा दक्षिण तुल्याः। बोलो उत्तरा दक्षिण तुल्याः। मंगलवार कुठे आहे उत्तरा दक्षिण तुल्याः तेवढेच आहे। हाँ बस उत्तरा मतलब उत्तरा मतलब क्या लेना? पर्वत और क्षेत्र उत्तर की ओर के दक्षिण के समान है। दक्षिण का भरत का जितना विस्तार उतना ऐरावत का, जितना हिमालय पर्वत का उत्तर शिखरनी पर्वत का उतना विस्तार। जिस प्रकार के दक्षिण के पर्वत क्षेत्र पर्वत है उसी प्रकार उत्तर के क्षेत्र पर्वतों का विस्तार समान है। उसमें दुगुना नहीं करना, विदेह पर्यंत ही दुगुना करना है। जितना निषेध का है उतना ही नील पर्वत का है। तो इस प्रकार और ये केवल उत्तरा दक्षिण तुल्याः केवल इसके बारे में नहीं, विस्तार के बारे में सब वहाँ के अपेक्षा से लगाना है। इधर का जो क्षेत्र का और पद्मावती सरोवरों का जो प्रमाण बताया है वो दक्षिण में उतना ही समान ही है। पर्वत का विस्तार, पर्वत की जो ऊंचाई चौड़ाई और ये बताया था वो सब समान है, पूरा कॉपी टू कॉपी है। जैसे दक्षिण के सब पर्वत क्षेत्रों पर जैसी रचना है उसका जितना प्रमाण है वैसा ही दक्षिण की ओर भी उत्तर की ओर भी उत्तर के क्षेत्र पर्वत और क्षेत्रों का है। सरोवर कमल सब समान रखना। जैसे पद्म सरोवर वैसा उधर जो आएगा क्लास का कौन सा है? पद्म महापर्वत नीचे केसरी पुंडरिक सरोवर वो सबका सब समान है। सब रचना भी समान समझना होगा। अब आगे भरत क्षेत्र का और ऐरावत क्षेत्र की विशेषता बता रहे हैं। 27 नंबर का सूत्र है। भरत ऐरावतयोः रुद्रासौ षट्समयाभ्यां सर्पिण्यव सर्पिणीभ्यां एक बार सभी बोलो। भरत ऐरावतयोः रुद्रासौ षट्समयाभ्यां सर्पिण्यव सर्पिणीभ्यां। भरतैरावतयोर्वृद्धिहास्यौ षट्समयाभ्यां सर्पिण्य वा सर्पिण्याभ्यां वाणी वो वसर्पिणीभ्यां सर्पिणीभ्यां वसर्पिणीभ्यां निरुक्तीच्या कृपणा षट्समयाभ्यां सर्पिण्यव सर्पिणीभ्यां। आणि तो बीजू म्हणा भरत ऐरावत वृद्धी रासौ शतसमयाभ्यां मुत्सर्पिणी समीपिनीभ्यां।
मुत्सर्पिण्यम मुत्सर्पिण्यम सर्पिण्यम सभी सर्पिण्यम में मुत्सर्पिण्यम व सर्पिणीभ्याम सर्पिण्यम सर्पिणीभ्याम और वहाँ पर षट बोलना है षट पूरा नहीं बोलना आधा बोलना भाभी योर भरत ऐरावत योर षट्समयाभ्याम उत्सर्पिण्यव सर्पिणीभ्याम उत्सर्पिण्यव सर्पिणीभ्याम उत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम भरत ऐरावत वेगळं म्हणायचं नाही भरत ऐरावत ये सूत्र कठिन जा रहे हैं भरत ऐरावत योगो रुधिरासौ संधीचे त्याचा होगा रुधिरासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम एक ही शब्द है वो सामासिक भरत और ऐरावत इधर भरत है और उधर उत्तर की तरफ कौन सा क्षेत्र है ऐरावत कर्मभूमि है भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में विदेश क्षेत्र में भी कर्मभूमि है लेकिन विदेश क्षेत्र अवस्थित है उसमें परिवर्तन नहीं होता है दो ही क्षेत्रों में परिवर्तन होता है कौन से क्षेत्र है भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र इन दोनों में वृद्धि और ह्रास होता है वृद्धि मतलब बढ़ना ह्रास मतलब घटना ये घटना और बढ़ना जो है वो किसमें होता है भरत और ऐरावत क्षेत्र में किसके द्वारा होता है षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी रूप जो 6 समय है 6 काल है उन 6 कालों के द्वारा उसमें भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और हानि होती है 6 काल कौन से वे कौन से 6 काल है हाँ पहला काल जो है सुषमा पहले काल का नाम क्या है भाभी का 2 बार नाम दूसरा है तीसरा काल है सुषमा दुष्मा ये चौथा काल है दुष्मा पहले दुष्मा लेना फिर सुषमा दुष्मा और छठा दुष्मा तो ये 6 काल कहाँ पर होते हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र में और इसके 2 ये हैं काल हैं उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल ये 6 समयों के द्वारा ही उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल होते हैं तो ये जो लिखा है इस क्रम से कौन सा कार्य होता है अवसर्पिणी काल की पहले जो लिखा ना इधर और उल्टा लेंगे तो उत्सर्पिणी है उत्सर्पिणी का ये पहला काल आएगा सुषमा फिर ये दूसरा आएगा ये तीसरा आएगा उत्सर्पिणी में सब उल्टा हो जाएगा अवसर्पिणी क्या हिसाब से इधर से लिखा है उत्सर्पिणी का देखेंगे तो
ये पहला आएगा, यही नाम आएगा, ये दूसरा आएगा, ये तीसरा, ये चौथा काल, ये पांचवा काल और ये छठा काल। ऐसे उल्टा चलेंगे। तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, इसका नाम उत्सर्पिणी क्यों दिया? तो जहां पर अब पहले किसमें वृद्धि ह्रास होता है, वो विषय किसके अपेक्षा से वृद्धि ह्रास होता है? 3 अपेक्षा से लिया है, अनुभव, आयु, आयु का प्रमाण और परिमाण, प्रमाण। अनुभव मतलब भोग, उपभोग, वो कम कम होता जाता है या बढ़ता जाता है, दोनों लगाना है, 3 लेना है। वहाँ अनुभव का अर्थ भोग लेना, उपभोग ले लो, भोग ले लो। दूसरा है आयु वहाँ की, और तीसरा है परिमाण, ऊंचाई वगैरह उनके शरीर का प्रमाण वगैरह जो है। इन 3 का एक उत्सर्गीय काल में वृद्धि होती जाएगी और अवसर्गीय काल में इसमें ह्रास होता जाएगा। संपदा का अर्थ क्या है? हाँ, जैसे इसमें दिए 6 दिए हैं, भोग, अनुभव, संपदा, आयु और परिमाण। अच्छा, आदि से सब लेना वो। यहाँ पर 3 दिए हैं सर्वार्थ सिद्धि में, अनुभव, आयु, प्रमाण, आदि, कृतो। आदि में से उन्होंने आगे लिखाएंगे, बाकी संपदा और क्या है? संपदा दिया है भोग, उपभोग, अनुभव, संपदा, आयु और परिमाण। उनने 3 अलग-अलग लिए, भोग, उपभोग, आयु और प्रमाण। या उनमें से 3 मुख्य लिए हैं, अनुभव भी सब आ गया, भोग, उपभोग। तो उत्सर्पिणी किसको बोलना कि अनुभव आदि जहाँ पर वृद्धिगत होते हैं वो उत्सर्पिणी, और जहाँ पर अनुभव आदि अवसर्पण मतलब उसमें कम होता जाता है वह है अवसर्पिणी काल। तो पहला जो सुषमा काल है वो कितने, उसका काल कितना है, कितने काल तक रहेगा वो पहला काल? तो पूरे अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के काल मिला करके अपन कहते हैं कि एक कल्प काल कहते हैं उसको। तो यहाँ सुषमा काल है, वहाँ ये 4 कोड़ा-कोड़ी सागर, कोड़ा-कोड़ी सागर वर्ष है, उसका काल का प्रमाण बताया, कितने काल तक सुषमा रहेगी वहां पर, मतलब पहला काल कितने काल तक रहेगा? तो 4 कोड़ा-कोड़ी सागर तक रहेगा। दूसरा जो सुषमा है वह 3 कोड़ा-कोड़ी सागर का है। तीसरा 2 कोड़ा-कोड़ी सागर तक रहेगा, और चतुर्थ काल जो है वह 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा-कोड़ी सागर रहेगा। ये छठा काल है 21,000 वर्ष, और ये पंचम काल है वह 21,000 वर्ष का है, और ये 42,000 वर्ष कम करो उतना 1 कोड़ा-कोड़ी सागर नहीं, वह चतुर्थ काल का प्रमाण है। कोड़ा-कोड़ी सागर बहुत बड़ा काल है, इसमें कितनी बार इसमें देव नरक कितनी बड़े हो जाएंगे। अभी अपने को आदिनाथ भगवान आदि हो गए ना, एक कोड़ा-कोड़ी सागर पहले आदिनाथ भगवान हुए हैं। देव और नरक की आयु केवल सागर में होती है, और एक कोड़ा-कोड़ी सागर है, तो बहुत बड़ा काल है। तो ये सब मिलाकर कुल मिलाकर कितना काल हो गए? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस 1 कोड़ा-कोड़ी सागर में मिलाते तो 1 कोड़ा-कोड़ी पूरी हो गई। इसलिए 1 कोड़ा-कोड़ी सागर में माइनस 42,000 करना है, 42,000 वर्ष माइनस करेंगे 21,000 वर्ष में। तो
तो पूरा एक अवसर्पिणी का 10 कोडाकोडी सागर का होगा। और 10 कोडाकोडी सागर का क्या हो जाएगा? 10 कोडाकोडी सागर पूरा मिलकर के होंगे। और इतना ही उत्तर पे निकाल रहेगा 10 कोडाकोडी सागर का, उल्टे क्रम से लेंगे। छठा काल के बाद पुनः पहला अवसर्पिणी का काल आएगा, वो भी 21,000 वर्ष होगा। फिर दूसरा काल आएगा, वो भी 21,000 वर्ष होगा। फिर तीसरा काल आएगा, उसमें पुनः 24 तीर्थंकर होंगे, वो कितना आएगा? वो भी 42,000 वर्ष तो एक कोडाकोडी सागर होगा। और फिर आगे फिर 2, 3, 4 वैसे आएगा। और यहाँ पहला जो सुषमा काल है, तो कहा उसको सुखी सुख है, उत्तम भोग भूमि का जैसे अभी जो अपने क्षेत्र है उसमें विदेश क्षेत्र के बीच उत्तर पूर्व देवगुरु है और वहाँ उत्तम भोग भूमि है। मतलब वहाँ पर उत्तम भोग होते हैं, वहाँ की आयु भी बड़ी होती है। वहाँ की आयु कितनी? 3 कोल्यों वो उत्कृष्ट आयु यहाँ पर होगी। सुषमा के प्रारंभ में जीवों की जो आयु है वह 3 कोल्यों होगी। फिर घटती आएगी उसमें 4 कोडाकोडी सागर में। फिर आते जब दूसरा काल आएगा तो वहाँ की जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? 2 कोल्यों होगी। तो जिस प्रकार उत्तम भोग भूमि का स्वरूप है, वहाँ का जो भी फैसिलिटी है, वहाँ पर के जो भोग है, तब वहाँ के जीवों की जिस प्रकार की ऊंचाई स्वरूप आदि है, वैसा सब स्वरूप यहाँ सुषमा काल में रहता है। यहाँ भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में वहाँ पर अभी वो नकाशा है, इसलिए मुझे सब दिखाना बहुत मुश्किल होता है। ये भी नट लो। तो यहाँ पर एक विदेश क्षेत्र है बीच में, इधर मेरू पर्वत है और एक अजंता पर्वत है इधर, और यहाँ देवपुर उत्तर पूर्व है और यहाँ देवपुर है। तो यहाँ उत्तम भोग भूमि है। हाँ, उत्तम भोग भूमि। वहाँ का जो उपभोग आदि का वायु आदि है वे सब यहाँ सुषमा काल के प्रारंभ में होती है। लेकिन उसमें यहाँ तो वैसे शाश्वत रहेंगे, लेकिन इसमें यहाँ इस काल में घटता हुआ हो जाएगा। सब अनुभव आदि आयु प्रमाण ये सब घटता हो जाएगा। तो यहाँ जीवों की ऊंचाई कितनी है? 6,000 मनुष्य। उत्तम भोग भूमि के जीवों की ऊंचाई कितनी है? 6,000 मनुष्य। और यहाँ की जो आयु है वो कितनी बताई गई अभी? 3 कोल्यों को। 3 कोल्यों। यहाँ जो निषद पर्वत है उसके बाद कौन सा क्षेत्र आता है? हरित क्षेत्र है। तो यहाँ जो हरित क्षेत्र है इसको मध्यम भोग भूमि बोलते हैं। तो इस हरे वर्ष में जिस प्रकार के अनुभव अधिक है, आयु अधिक है, ऊंचाई है, वो ही यहाँ सुषमा काल में रहता है, भरत और ऐरावत क्षेत्र में। तो यहाँ उत्कृष्ट इसके जीवों की ऊंचाई कितनी है? 4,000 मनुष्य है और आयु कितनी है? 2 कोल्यों है। और उसके बाद यहाँ भरत हैमवत क्षेत्र है। उस हैमवत क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि है। भरत और विदेह और ऐरावत ये तीनों पर्व भूमि है। और बीच में यहाँ 2 भरत विदेह क्षेत्र के देवपुर और उत्तरपुर में उत्तम भोग भूमि है, बाकी सब विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है। और यहाँ जो 2 क्षेत्र आएंगे बीच में, इधर और इधर 2 क्षेत्र आएंगे, वहाँ पर भोग भूमि है, शाश्वत भोग भूमि, वहाँ पर परिवर्तन नहीं है, जैसा स्वरूप है वो हमेशा के लिए है। तो ये मध्यम भोग भूमि और ये जगन्य भोग भूमि, इधर भी मध्यम भोग भूमि होगी और यहाँ जगन्य भोग भूमि होगी।
तो यहाँ मध्यम भोग भूमि की ऊंचाई जो उनकी शरीर की ऊंचाई कितनी है 4000 धनुष है। यहाँ पर वो हमेशा रहती है, लेकिन यहाँ भरत आयवर क्षेत्र में प्रारंभ में उतनी होगी, फिर बाद में घटती घटती जाएगी ऊंचाई भी और आयु भी। यहाँ पर 2 पल्लव हमेशा के लिए होती है जो उनकी आयु, लेकिन यहाँ प्रारंभ में काल में 2 पल्लव होगी, फिर आगे घटती घटती जाएगी आयु। फिर एक जगन्य भोग भूमि की जो उनकी ऊंचाई कितनी है 2000 धनुष है तीसरे काल में। तो तीसरे काल में जगन्य भोग भूमि के समान सब वर्णन है। तो यहाँ की ऊंचाई भी शुरुआत में इसकी कितनी होगी 2000 धनुष, फिर कम कम होती अपन ने देखा ना 500 धनुष आदिनाथ भगवान की और बाकी सब 500 धनुष। तो और यहाँ आयु कितनी है 1 पल्लवम, प्रारंभ में 1 पल्लवम होगी, फिर घटते 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 चतुर्थ काल तक वो 1 पुरोकोटि हो जाएगी वहाँ पर। तो इस प्रकार उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जगन्य भोग भूमि का स्वरूप यहाँ पर पहले काल में उत्तम भोग भूमि होगी, दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि और तीसरे काल में जगन्य भोग भूमि। लेकिन ये हमेशा के लिए समान नहीं रहेगी, ध्यान रखना। इसमें शुरुआत में उस भोग भूमि के समान है, फिर आगे घटता घटता जाता है सब क्रम। यहाँ पर जो है आहार कितने दिन छोड़कर आएगा 3 दिन छोड़ करके यहाँ पर एक बार आहार लेंगे, और वो भी कितना लेंगे आंवले के समान। हाँ बेर तो छोटा होता है ना आंवले से, तो बाद में आएगा ना वो, या आंवले के समान होगा बेर के समान। फिर मध्यम भोग भूमि में आंवले के समान बेड़ा और जगन्य भोग भूमि में आंवले के बराबर। यहाँ आंवले के बराबर है, मतलब 2-3 दिन छोड़ करके उनको भूख लगेगी, और भूख लगने के बाद कितना आहार लेंगे बेर के समान, बेर होता है ना उतना आहार लेंगे। मध्यम भोग भूमि में जो भूख लगेगी वहाँ पर सुबहता है, लेकिन भूख कम लगती है, या खाने को नहीं मिलता है तो भी भूख लगती है ज्यादा, ऐसी स्थिति है। तो वहाँ सर्व कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष से उनको सब कुछ मिलता है। तो मध्यम भोग भूमि में आहार कितना है बेड़ा होता है ना, बेर से छोटा होता है, बेड़ा और उससे भी छोटा आंवला। हाँ भोजन बढ़ता है, भोजन समझ में ऐसे कैसे होता है, बराबर है। यहाँ पर मतलब भोग जो है वह वहाँ पर भूख कम है उत्तम भोग भूमि में, और आगे आगे भूख बढ़ती जा रही है। तो वहाँ 3 दिन छोड़ करके आहार करते थे, वो कितना करते थे बेर, मतलब छोटा होता है बेर के समान, फिर बेड़ा उससे बड़ा होता है और आंवला उससे भी बड़ा होता है। तो भूख बढ़ती गई यहाँ, मतलब भूख बढ़ने से रूप बढ़ेगा, सुख कम हो जाएगा ना। भूख लगती है तो सुख मिलता है कि दुख मिलता है? आहार करते समय ऐसा लगता है कि क्यों खाना पड़ता है सिद्धों की आदत है, बार बार खाना करते समय ऐसा लगता है कि सिद्ध तो अनशन स्वभाव ही है, उनके जैसा मेरा स्वरूप तो होगा, ये मुझे क्यों खाना पड़ता है? ये खाना मतलब सुख नहीं है, ये तो दुख ही है। इसलिए क्या कहा कि तीसरा कौन सा सुषमा काल बताया ना। हाँ तो यहाँ की भूख कितनी है, यहाँ 2 दिन आज छोड़ करके एक बार भूख लगेगी, और वो भी कितना खाएंगे बेड़े के जितना, बेड़ा जो होता है उतना खाएंगे। और यहाँ जगन्य भोग भूमि में 1 दिन छोड़ करके आहार करते हैं, मतलब लेते हैं, भूख लगती है तो वो आंवले के जितना आहार होता है उनका। और चतुर्थ काल में रोज आहार करते हैं, लेकिन 1 बार करते हैं। और पंचम काल में 2 बार नहीं 4 बार भी कम पड़ता है, 10 बार लोग होते तो सुबह से 6 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक, कितनी बार पानी, कितनी बार चाय, कितनी बार नाश्ता,
जाते आते घूमते और छठे काल में तो निरंतर भोजन करेंगे। ऐसे परिस्थिति में तो इस प्रकार इन कालों में क्या हो जाता है, एक भोग आदि भोग आयु और जीविका परिमाण बढ़ता जाता है, घटता जाता है। अवसर के निकाल में बढ़ता है। केवल भूख ऐसा लगाना कि भूख बढ़ती जाती है अवसर के निकाल में आगे आगे, और अवसर के निकाल में भूख घटती जाएगी। और चतुर्थ काल में जो मनुष्य है वे कैसे होंगे, ये उत्तम भोग भूमि के समान है, मध्यम भोग भूमि के समान और एक जलनी भोग भूमि के समान। चतुर्थ काल में कैसे होंगे मनुष्य, विदेह क्षेत्र के समान। विदेह क्षेत्र में जैसा है वह प्रारंभ में जैसा विदेह क्षेत्र में होता है वैसा यहाँ प्रारंभ में होगा। पूर्व कोटि की आयु 500 धनुष की ऊंचाई चतुर्थ काल में वो केवल प्रारंभ में होगी। फिर शरीर की ऊंचाई भी कम होती जाएगी और आयु भी कम। लेकिन विदेह क्षेत्र में हमेशा 500 धनुष की ऊंचाई होती, वह ऊंचाई कम नहीं, सबकी ऊंचाई 500 धनुष होती है। और जो जीवों के शरीर है वो किसके समान होते हैं, उत्तम भोग भूमि में जो शरीर होता है वो सोने के समान होता है, पीला। सुषमा दूसरा काल जो है मध्यम भोग भूमि, वहां पर शंख के समान सफेद होता है। और तीसरे काल में जो शरीर है वो नील कमल के समान नीला कलर का होता है। तो इस प्रकार वो शरीर की कांति रंग बताया है। तो ये अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल कहाँ पर होगा, केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। अब आगे की भूमियों में कर लेते हैं आगे का। ओम दूसरे अध्याय के दूसरा पेपर भी निकला है, लेकिन कुछ उनके मोबाइल का ये हुआ है इसलिए सब लोगों को नहीं भेज पाए हैं, नंबर उनके नहीं मिले मोबाइल गुम हो जाने से। तो जिनको पेपर देना है वे यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा है, उस मोबाइल नंबर पर अपना नाम और मोबाइल नंबर दोनों भेज दें तो उनके वो बाहुबली शिविर वाचना में उनका नया बुक करेंगे। तो जिस ये नंबर बोर्ड पर लिखा है उस नंबर पर अपना नाम मोबाइल नंबर पर भेज दें। मोठं गडद करा, ध्यान करना। जानिए, अपने को जानिए, अपने को देखिए, अपने में